हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, मैं रामतीर्थ भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है मांग का उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आज मैं आपको केवल टॉपिक पढ़ाऊँगा, इसके क्वेश्चन मैंने अडॉप्ट नहीं किए हैं। आगे आने वाले टाइम में इसके क्वेश्चन मैं अडॉप्ट कर लूँगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन 5-6 बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी शायद 2 साल 3 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसके क्वेश्चन मैंने शामिल नहीं किए हैं, लेकिन आने की संभावना है। तो इसलिए मैंने जो है इस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो साथियों, देखेंगे कि रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या क्या है, बात करेंगे इसके बारे में। तो साथियों, जो भी साथी मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो साथियों, करते हैं क्लास की शुरुआत। साथियों, मांग का उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी, उपभोक्ता के व्यवहार का प्रकटित या व्यक्त अधिमान दृष्टिकोण का प्रतिपादन प्रोफेसर सैमुअल्सन ने 1948 में किया। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन बिना अधिमान वक्रों के प्रयोग तथा उपयोगिता के बिना संख्यात्मक या क्रमवाचक माप को विश्लेषण में लाए हुए प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त अधिमान के आधार पर किया। इस प्रकार सैमुअल्सन व्यक्त अधिमान दृष्टिकोण उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार पर आधारित है। साथियों, जिस सिद्धांत की सैमुअल्सन ने बात की है उसमें चूंकि ये एक मांग का ही सिद्धांत है, एक तरह से क्रिया करने का सिद्धांत है, तो सैमुअल्सन ने बात की है कि सैमुअल्सन ने ये जो सिद्धांत दिया है इसमें सैमुअल्सन ने ना तो अधिमान वक्र का प्रयोग किया है, ना ही उपयोगिता के लिए संख्यात्मक या क्रमवाचक माप का यूज किया है। इन सबको दरकिनार करते हुए सैमुअल्सन ने प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त अधिमान के आधार पर कि व्यक्ति किस चीज़ को तवज्जो देता है, किस क्रम को या किस संयोग को वह अधिक चाहता है, उसी के आधार पर सैमुअल्सन ने व्यक्त अधिमान दृष्टिकोण उपभोक्ता के आधार पर जो है इसका सिद्धांत दिया है कि उपभोक्ता क्या खरीदता है और क्या क्रय करता है। साथियों, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो सैमुअल्सन का व्यक्त अधिमान दृष्टिकोण है ये उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार के अधिक करीब है, क्योंकि साथियों ये डायरेक्ट ही किसी व्यक्ति का अध्ययन करता है और वह क्या खरीदेगा या किस चीज़ को अधिमान देगा और किस चीज़ को त्यागेगा, क्योंकि उसके समक्ष बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें वह खरीद सकता है उन्हीं दामों पर या फिर कुछ कम पर या कुछ ज़्यादा पर। तो साथियों, देखते हैं सैमुअल्सन के उद्घाटित अधिमान सिद्धांत में सबल क्रमबद्धता की अधिमान परिकल्पना का प्रयोग किया गया है। सबल क्रमबद्धता का अभिप्राय ये है कि उपभोक्ता के अधिमान क्रम के विभिन्न संयोगों में निश्चित क्रम होता है और इसलिए जब एक उपभोक्ता किसी अन्य संयोग का चयन करता है तो अन्य संयोगों की तुलना में वह उसके लिए अपने अधिमान को स्पष्टता उद्घाटित करता है। कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि उसके पास संयोग तो और होते हैं, लेकिन वह एक निश्चित संयोग को ही चुनता है, उसको ही वह खरीदता है। साथियों, आगे बात करते हैं। साथियों, देखते हैं इसकी मान्यताओं को कि इस सिद्धांत के अंदर क्या क्या मान्यताएं काम करती हैं। विवेकपूर्ण व्यवहार। साथियों, विवेकपूर्ण व्यवहार का तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता के समक्ष और भी वस्तु होती हैं और भी सहयोग होते हैं, लेकिन वह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उस वस्तु को खरीदता है जिससे उसको संतुष्टि अधिक मिलती है या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि एक उपभोक्ता की आय जो है वो निश्चित होती है, जबकि वह निश्चित आय से अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। साथियों, नंबर 2 देखेंगे सकारात्मकता। इसका साथियों मतलब क्या है, देखेंगे कि व्यक्ति एक संयोग को क्यों चुनता है। साथियों, देखेंगे ए की जो मान्यता है ए बड़ा है बी से,
बी बड़ा है सी से, तो साथियों जब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो साथियों सबसे बड़ा जो हुआ वो ए हुआ, इसलिए जो उपभोक्ता वो ए को अधिमान देगा और ए को ही खरीदेगा। व्यक्त अधिमान की अवधारणा है साथियों, व्यक्त अधिमान की अवधारणा है उपभोक्ता की रुचि दी हुई है साथियों, यहाँ उपभोक्ता की रुचि जो है दी हुई होती है। सबल क्रमबद्धता की मानता है, सबल क्रमबद्धता की मानता है। स्थिर व्यवहार की अवधारणा है, व्यवहार कभी चेंज नहीं होगा, जो व्यवहार कल था वही आज रहेगा, जो पहले था वही आज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। मांग की धनात्मक आलोच होती है साथियों, मांग की जो लोच होती है वो धनात्मक होती है साथियों, ये हुई इस नियम की मान्यताएं। आगे देखते हैं। उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर यह सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि एक उपभोक्ता जब वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक सहयोगों में से किसी एक को सहयोग माना, जो कि सहयोग ए को चयन करने का निश्चय करता है, तो वह अन्य उन सहयोगों को जिनको वह क्रय कर सकता था की तुलना में सहयोग ए के पक्ष में अपने अधिमान को उद्घाटित करता है। साथियों, यह कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति है और वह अगर उसे एक चीज़ पसंद है तो वही खरीदेगा, चाहे उसके समक्ष उसकी तरह के कितने भी जो है सहयोग क्यों ना हो। आगे हम चित्र के माध्यम से इसे स्पष्ट करेंगे, चित्र दिखाएंगे, तब आपको बताएंगे कि ये कैसे खरीदता है। साथियों, अर्थात उपभोक्ता चयन किए गए सहयोग ए के पक्ष में अन्य सभी वैकल्पिक सहयोग को त्याग देता है। साथियों, कहने का मतलब ये है जो वह ए सहयोग खरीद रहा है उसके समक्ष जो अन्य सहयोग है उसका क्या करेगा, त्याग कर देगा। तो साथियों आगे बात करते हैं। इस प्रकार सैमुअलसन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार जब कोई उपभोक्ता बाजार से वस्तुओं के एक सहयोग के क्रय का निर्णय करता है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। साथियों, सैमुअलसन ने बताया है कि जब कोई व्यक्ति बाजार में किसी वस्तु का क्रय करेगा या किसी सहयोग का क्रय करेगा तो उसके दो कारण हो सकते हैं। वह वस्तु के अन्य सहयोग की अपेक्षा उस विशेष सहयोग को अधिक चाहता है। साथियों, यहाँ संयोग होगा, संयोग होगा। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि वह वस्तु अन्य सहयोग की अपेक्षा उस विशिष्ट सहयोग को अधिक चाहता है। कहने का मतलब कि जो और भी सहयोग हैं जो वह खरीद सकता था उनकी अपेक्षा जो सहयोग वह खरीद रहा है वह उसे अधिक चाहता है। वह सहयोग अन्य सहयोग की तुलना में सस्ता हो सकता है। साथियों देखते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता ने ए सहयोग को चुना है, जबकि बजट सीमा के भीतर सभी सहयोग ए की तुलना में अधिक व्यय करने वाले नहीं थे। ऐसी स्थिति में ये बिंदु को पी ओ क्यू बजट क्षेत्र के भीतर सभी सहयोगों की तुलना में वरीयता प्राप्त होगी। साथियों, जैसा कि उपभोक्ता ने ए सहयोग को खरीदा है, साथियों है सी सहयोग हो गया, डी सहयोग हो गया, ई सहयोग हो गया और बी सहयोग हो गया। ये चार ऐसे सहयोग थे जिन्हें उपभोक्ता खरीद सकता था, क्योंकि बी और ए की जो कीमत है वो बराबर है, सी की ए से कम है, डी की ए से कम है और ई की जो है वो भी ए से कम इसकी जो है कीमत है, लेकिन एफ की कीमत ज़्यादा है। साथियों, इसे हम बजट रेखा बोलते हैं, बजट लाइन बोलते हैं। पी और क्यू को हम बजट लाइन बोलते हैं, पी और क्यू को बजट लाइन बोलते हैं। चूँकि एफ जो है बजट लाइन से ज़्यादा है, ऊपर है, क्योंकि साथियों ये बजट लाइन है, इतना बजट एक उपभोक्ता का है, इससे ऊपर पर नहीं खरीद सकता। तो साथियों जो एफ है वो तो बजट से ऑलरेडी बाहर है, लेकिन अगर उपभोक्ता चाहता तो सी, डी या ई को खरीद सकता था, लेकिन उपभोक्ता ने ए को अधिमान दिया है या ए को जो है ए के सहयोग को खरीदा है। तो साथियों हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता जब किसी वस्तु का क्रय करता है तो वह एक निश्चित उसकी सबल उसकी स्किल क्रमबद्धता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सबल क्रमबद्धता कहते हैं, और वह व्यक्ति उसी सहयोग को खरीदेगा जो पहले खरीदा था, उसे चेंज नहीं करेगा। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जो साथी मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे।
साथियों कल हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। कल तक के लिए जय हिंद जय भारत।